हेलो स्टूडेंट्स, हेलो अनमोल। आपके कहने से मैंने लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग पे लेक्चर तैयार किया है। देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और बिना और बातें किए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। लॉस्ट स्प्रिंग एक मेटाफोरिकल टाइटल है जिसमें चाइल्डहुड को स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया गया है। Spring season is the best season of the year. Likewise, childhood is the best period of human life. बचपन में इंसान की पर्सनैलिटी ब्लूम करती है, इंसान खेलता है, सीखता है और ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। पर कुछ अनफॉर्चुनेट लोग, जैसा कि इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, रैग पिकिंग या चाइल्ड लेबर के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। आप एक पिक्चर में देखिए कि पेरेंट्स तो रैग पिकिंग कर ही रहा है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी रैग पिकिंग कर रहा है और इसी तरह से वो बड़े हो जाते हैं और उनको चाइल्डहुड जो है डिनाई कर दिया जाता है। इन दिस वे द टाइटल इज वेरी एप्ट, लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर में अनीस जंग ने दो बच्चों की कहानियां दिखाई हैं, उनकी स्टोरीज को बहुत ही पिटिएबल वे में डिपिक्ट किया है। एक है साहिब जो कि एक रैग पिकर है और दूसरे में मुकेश जो कि फिरोजाबाद की फैक्ट्री में काम करता है। दोनों की ही दुर्दशा और दोनों का ही जो चाइल्डहुड है दैट इज स्टोलन और लॉस्ट। आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 मतलब साहिब की कहानी को ही कवर करेंगे, समरी पढ़ेंगे, की पॉइंट्स करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सके। Why do you do this? I asked साहिब। ये आई कौन है? अनीस जंग जो कि आपकी नरेटर है। इस तरह से आपकी ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल है। वो साहिब से क्या पूछती है? Why do you do this? This means rag picking। ये बात वो कब पूछती है? जब वो अचानक ही उनसे मिलती है। एनकाउंटर मतलब अचानक ही मिलना। वो जब भी घर से निकलती थी उसे सुबह ये बच्चे रैग पिकर्स नजर आते थे, तब एक दिन उसने साहिब को रोक के ये पूछ ही लिया। क्यों? क्योंकि वो गार्बेज हीप्स में से कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढ रहा था। अब उसको जब उसने इससे बात की तो एक बात पता चली कि वो लोग कहां से आए हुए हैं? ढाका से आए हुए हैं। कब आए थे? साहिब तो बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि उसको अपने घर की कोई याद नहीं है। उसे वही पता है जो उसकी मदर उसको बताती है कि उनके भी क्या थे? फील्ड्स एंड होम्स। उनके अपने खेत थे, अपने घर थे, लेकिन जो डिस्ट्रॉय हो गए किसकी वजह से? स्टॉर्म्स की वजह से। और दूसरी बात यहां पे पता चलती है कि बच्चा स्कूल जाना चाहता है। अनीस जंग ने मजाक में उससे कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आमतौर पे हम भी ऐसा फील करते हैं कि रैग पिकिंग कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो बच्चा जाना चाहता है और उसने ये कहा कि मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है। तो अनीस जंग ने उसे कहा कि अगर मैं खोल दूं तो? बच्चे ने कहा खुशी खुशी कि मैं तो फिर स्कूल जाऊंगा। यहाँ पे रैग पिकर्स की दबी हुई ख्वाहिशें भी पता चल रही हैं और अनीस जंग की क्वालिटी कि वो रैग पिकर्स के लिए कंसर्न तो है लेकिन ग्लिब भी है। वो बहुत चतुराई से ऐसी बात कह गई जो उसे बाद में रियलाइज हुआ कि उसने बच्चे के अंदर झूठी आशाएं पैदा कर दी हैं। अब इस पैराग्राफ से आपके पास दो बातें निकल के आ रही हैं। व्हाई डिड दे कम टू इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर मिला। और अनीस जंग स्पीक्स ग्लिबली। ग्लिबली का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। आगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या उसको कॉन्सिक्वेंस मिला, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ही वो बच्चा भाग के उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया, मैं आ जाऊं? देन शी फेल्ट एम्बैरेस्ड। एम्बैरेसमेंट होता है शर्मिंदगी, कि उसने एक ऐसी उम्मीद उसके अंदर पैदा कर दी और ऐसे उसको एक बात कही जो उसने उसे पूरी नहीं करनी थी। दैट वॉज नॉट मेंट का मतलब है कि वो उसको पूरा नहीं करने वाली थी। पर तभी उसको रियलाइज हुआ कि वो जो उनकी ग्लूमी दुनिया है, ब्लीक वर्ड, ग्लूमी दुनिया फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, उसमें तो ऐसा होता ही है। ये पॉलिटिशियंस हर रोज उनको नए नए
सुनहरे सपने दिखाते हैं और करते धरते उनके लिए कुछ नहीं है। एक और बात उसको यहां पता चलती है, आफ्टर मंथ्स ऑफ मीटिंग ईच अदर, कई महीनों के बाद उसे उसका पूरा नाम पता चलता है। पूरा नाम क्या है? साहिबे आलम। ये उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है दुनिया का शासक, पर एक्चुअली वो क्या है? वो तो एक रैग पिकर है बेचारा, खाना भरपेट नहीं खा पाता है। तो इस तरह से ये नाम क्या हो गया? आयरॉनिकल, इसमें आयरनी है। तो नाम तो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन सच्चाई है कि दैट ही इज ओनली अ रैग पिकर। वो अपने आप सोचती है कि अगर इसको सच्चाई पता चल रहा है, इसके मीनिंग पता चल रहा है, तो इसे तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये मेरे माँ बाप ने मेरा नाम क्या रखा हुआ है। एक और बात है, यहाँ पे एक और मेटाफर यूज हो रहा है। अनीस जंग इन रैग पिकर्स के ग्रुप को क्या कहती है? आर्मी ऑफ बेयरफुट। आप ये देखिए, इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है कि बच्चा नंगे पांव है। तो सभी लड़कों ने शूज नहीं पहने हुए हैं। उनको आर्मी क्यों कहा है? क्योंकि वो भी बैटल ऑफ सर्वाइवल लड़ रहे हैं। बैटल ऑफ सर्वाइवल। और दूसरा यहां पे एक सिमिली है। सिमिली है कि सवेरे जैसे पक्षी आते हैं, दाना दूना चुगते हैं और दोपहर को तेज धूप होते गायब हो जाते हैं, उसी तरह से ये ग्रुप ऑफ रैग पिकर्स भी सुबह सुबह आते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाना, वेनिश हो जाना, गायब हो जाना। तो यहां पे आपके पास क्या बातें आ रही है? साहिब नेम इज आयरॉनिकल, आपको समझ आ गया। सिमली आपको पता चल गई, और आर्मी क्यों कहा गया है ये भी आपको पता चल गया। बोर्ड के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो एक्सट्रैक्ट आता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कई महीनों से अनीस जंग उन्हें देख रही है, तो उनकी उसको काफी पहचान हो गई है, और अब वो थोड़ी पर्सनल और ज्यादा डीपर उनसे बातें भी करने लगी है। और उसने उसे पूछ लिया कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो? साहिब का एक जवाब आता है कि माँ दुकान से लेके नहीं आती। शेल्फ का मतलब घर की शेल्फ नहीं है, वो तो झोपड़ियों में रहते हैं जहां कोई शेल्फ की जगह ही नहीं है। बच्चे को क्या पता कि दुकान में पैसे दे के चीज लेनी है, और वो कहता माँ नहीं लेके आती। दूसरा कहता अगर माँ ले भी आए तो भी नहीं पहनेगा। तीसरा कहता है मेरे को तो जूते पहनने हैं, और एक ने जूते कैसे पहन रखे हैं? दैट डू नॉट मैच, वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। एक किसी ब्रांड का है, एक दूसरे कलर का है, या छोटे बड़े साइज का है, लेकिन उसको कंटेंटेड है कि उसने जूते पहन रखे हैं। ये उनकी दुर्दशा है। दुर्दशा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाइट। ऐसा नहीं है कि बच्चे पहनना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे हैं। और यहां से एक बहुत ही विचार उसके दिमाग में कौंधता है अनीस जंग के, कि क्या ये मजबूरी है, जिससे कि लोग कई जगहों पे उसने देखा लोग नंगे पैर घूमते हैं और वो लोग कह देते हैं ये तो हमारी ट्रेडिशन है। तो अनीस जंग सोचती है कि ये ट्रेडिशन है या मजबूरी है। किस चीज की मजबूरी? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल कांस्टेंट, लगातार वो गरीबी में रह रहे हैं, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही तो ट्रेडिशन बनती है। ये विचार आते ही उसको उडीपी के एक प्रिस्ट की कहानी याद आ जाती है। इसको हम बोलते हैं एनेक्डोट। जब हम कोई कहानी सुना रहे होते हैं, जैसे मैं आपको साहिब की कहानी सुना रही हूं, उसी के बीच में मैं आपको उडीपी के प्रिस्ट की कहानी सुनाने लगूं, तो उसको मैं बोलूंगी कि ये एक एनेक्डोट। और वो अब फिर कहानी सुनाने लगती है दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए। रैग पिकर्स की लाइफ और प्रिस्ट की लाइफ का डिफरेंस कैसे दिखाती है कि प्रिस्ट का बेटा जब स्कूल जाता है तो वो भी नंगे पांव है, और मंदिर के बाहर खड़े होके हे माता रानी मेरे को जूते दिलवा दे की प्रार्थना वो हर बार करता है। तो अनीस जंग जब 30 साल के बाद वहां जाती है, जो बच्चा स्कूल जाया करता था नंगे पैर, वो प्रिस्ट बन चुका है, और उसका बेटा वहां आता है तो उसने पूरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, शूज भी पहने हुए हैं। तो एक जनरेशन लग गई, लेकिन उनका भाग्य बदल गया। इट इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद द फॉर्चून ऑफ द रैग पिकर्स। वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नंगे पैर ही
चलते रहते हैं। समझ आ गई? तो ये मंदिर की सिचुएशन है कि वो अब डेजोलेटेड है, वहां पे ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। अब जो नए प्रीस्ट का बेटा है वो पेंडिंगली वहां आया, सांस चढ़ा हुआ है, भाग के आया हुआ है और उसकी विश पूरी हो गई है। ग्रांटेड मीन फुलफिल हो गई है, उसको शूज मिल गए हैं। लेकिन रैग पिकर्स के जो भाग्य है वो अभी भी वैसा ही है और उनके बच्चे शूलेस ही हैं। तो अब आपको एनेक्डोट भी समझ आ गया और अनीस जंग की चिंता, उसका कंसर्न फॉर द रैग पिकर्स भी आ गया और आगे उसका बताएगी कि कैसे ये जो अथॉरिटीज हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं किस तरह से इसके लिए जिम्मेवार है। माई एक्वेंटेंस, माई तो आपको पता ही है, अनीस जंग, एक्वेंटेंस जान पहचान। अब वो काफी महीनों से उनको जानने लगी है तो एक बार उनके घर भी चली गई। और घर कहाँ थे उसके? सीमापुरी में। और सीमापुरी कहाँ है? पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, पेरिफ्री आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहर का एरिया, जहां पे कौन रहते हैं? स्क्वाटर्स, डिप्राइव्ड लोग। कितने हैं गिनती में? नियरली 10,000। ये कैसा एरिया है? विल्डरनेस। विल्डरनेस क्या होता है? जहां पे कोई रहता नहीं है तो वेजिटेशन उग जाती है, पेड़ उग जाते हैं, घास फूस उग जाती है, तो उस एरिया को बोलते हैं विल्डरनेस। ये एरिया आज भी विल्डरनेस ही है, लेकिन यहाँ पे अब 10,000 बांग्लादेशी जो 1971 में आए थे वो रहते हैं। उनकी लाइफ कैसी है? घर मिट्टी के हैं, छतें टीन की और टारपोलिन तरपाल की है। कोई स्वेज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तभी तो वो कहती है कि ये जो सीमापुरी है मेटाफोरिकली पार्ट ऑफ दिल्ली है बट माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि हिस्सा तो दिल्ली का है पर मीलों दूर है, मीलों दूर सिविलाइजेशन में, डेवलपमेंट में। कि दिल्ली जो है इट इज ए डेवलप्ड मॉडर्न सिटी, कैपिटल ऑफ इंडिया, पूरी फैसिलिटीज है, रिचनेस है लोगों की लाइफस्टाइल में। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहां पे कोई बेसिक सिविक नेसेसिटीज भी नहीं है। तो बेसिक सिविक नेसेसिटीज के बिना ही ये 10,000 लोग कब से रहे हैं? 71 से। पॉलिटिशियंस ने क्या किया? उनको आइडेंटिटी तो नहीं दी, लेकिन उनके पास वोटर कार्ड है जिससे उनको राशन मिल जाता है और पॉलिटिशियंस को वोटें मिल जाती हैं। तो वंस अगेन सरकाज़्म है कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनकी गरीबी को वो आगे बढ़ाते रहते हैं। दे डू नॉट डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। लेकिन वो लोग उससे भी सेटिस्फाइड हैं, जैसा कि अ ग्रुप ऑफ वीमेन अनीस जंग को बताती हैं। वहां की रहने वाली जो औरतें हैं जिन्होंने कैसे कपड़े पहने? टैटर्ड, फटे पड़े कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो खुश हैं कि चलो उनको वोटर कार्ड है, आइडेंटिटी हो या ना हो, उनको राशन तो मिल रहा है। और उनके लिए क्या जरूरी है? पेट भरना। कि रात को दुखते पेट के साथ उन्हें नहीं सोना पड़ता। इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। Wherever they find food, they pitch their tents. कि जहां कहीं भी खाना मिल जाता है, क्योंकि उनका गोल ही खाना है, तो वहीं पे वो अपने तंबू गाड़ लेते हैं, पिच कर लेते हैं। तो इस तरह से उनके घर कैसे? ट्रांजिट, मोबाइल, एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वहां के बच्चे क्या हैं? पार्टनर्स इन सर्वाइवल हैं। आमतौर पे क्या होता है? पेरेंट्स मेहनत करते हैं, पेरेंट्स कमाते हैं और बच्चे डेवलपमेंट, नई नई चीजें सीखने में अपना बचपन गुजारते हैं। लेकिन ये बच्चे कैसे हैं? जो लड़ाई लड़ रहे हैं जिंदा रहने की, उसके पार्टनर्स हैं। वो पेरेंट्स के बराबर काम कर रहे हैं। और काम क्या है? रैग पिकिंग, जो कि अब उन्होंने 30 सालों से करते करते उसको एक फाइन आर्ट का रूप दे दिया है। अब पेरेंट्स तो गार्बेज को एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं, लेकिन बच्चे इसे एक फाइन आर्ट की तरह लेते हैं, क्योंकि
जैसा कि साहेब अनीस जंग को बताता है कि कभी कभी उन्हें 1 रुपया या फिर 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, एंड दैट इज गोल्ड फॉर देम। जो शुरू में भी गोल्ड था वो कोई वाकई गोल्ड की बात नहीं है, उनके लिए कोई भी प्रीशियस चीज गोल्ड ही है। और इसी वजह से ये बात बताते हुए साहिब की आंखों में चमक आ जाती है। क्यों? ये फाइन आर्ट कैसे बन गया कि जब आपको कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कोई भी रुपए 2 रुपए का सिक्का अगर मिल जाता है, तो आप स्क्राउंजिंग बंद नहीं करते बल्कि और करने लग जाते हो, ताकि तुम्हें उम्मीद रहती है कि कोई शायद और सिक्का भी मिल जाए। तो आपको समझ आ गया, फाइन आर्ट में अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ रैक पिकिंग हैज बिकम अ फाइन आर्ट, तो आप यही उसका आंसर दोगे। फाइन आर्ट के साथ साथ ये बच्चों के लिए क्या बन गया है? रैप्ड इन वंडर। जैसे गिफ्ट को हम ढक के देते हैं ना, ताकि कवर करके देते हैं ताकि बच्चे को रहे कि अरे इसमें क्या है, एक सरप्राइज का पुट बना रहता है। उसी तरह से ये गार्बेज शीट्स भी उनके लिए रैप्ड इन वंडर है कि अगर एक कॉइन मिला है तो शायद और उसमें मिल जाए। रैक पिकिंग के साथ साथ बच्चों का बचपन कैसे हो गया ये भी वो बताती है कि एक बार जब वो वहां से गुजर रही होती है तो वो टेनिस क्लब के जो फेंस गेट है, फेंस होता है क्लब के चारों तरफ जो फेंस बनी हुई है, उसमें जो गेट है वहां से वो अंदर झांक के देख रहा है, जिसमें व्हाइट कपड़ों में 2 आदमी टेनिस खेल रहे हैं। और उसको देखने में ही मजा आ रहा है, क्योंकि गेम तो वो नहीं खेल सकता। उसको एक कंफर्ट है कि जो वहां का गेट कीपर है, कभी कभी जब वहां अंदर कोई नहीं होता तो उसको अंदर जाने देता है, तो वो क्या ले लेता है? झूले, स्विंग्स यूज करने दे देता है। उसको इसमें भी आनंद आ रहा है, क्योंकि जहां कभी कुछ नहीं मिलता वहां पे जब थोड़ा भी मिलता है तो वो खुशी देता है। आज एक नई बात हुई है कि वो टेनिस शूज पहने हुए व्हाइट कलर के, जो कि उसकी डिसकलर शर्ट और शॉर्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे। शर्ट तो आपको पता ही है, शॉर्ट्स भी आपको पता ही है, निकर्स उसने पहने हुए हैं जो कि डिसकलर्ड है, उनका कलर खराब हो चुका है और वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे उसके व्हाइट शूज के साथ। अनीस जंग ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से वो उसको देख रही थी, बच्चा समझ गया और उसने खुद ही उसकी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी। अब इस पैराग्राफ में आपके पास 2 क्वेश्चन थे, रैक पिकिंग अ फाइन आर्ट और हिडन विशेस ऑफ साहिब। मतलब उसका बचपन कैसे खो गया, क्या क्या वो चाहता है। गोइंग टू स्कूल, उसके झूठे वायदे पे भी उसने सच मान लिया। प्लेइंग टेनिस, देख रहा है बहुत उसे अच्छा लग रहा है लेकिन खेल नहीं सकता। एंजॉइंग स्विंग, ये वही चीजें हैं जो आमतौर पे बच्चे करते हैं लेकिन साहिब नहीं कर पा रहा। अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये कैसे मिले उसे। सम रिच बॉय के हैं जिसने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया है, क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया? अ होल, एक छेद हो गया है। लेकिन उस छेद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बॉदर नहीं करता है वो, क्योंकि उसको तो शूज मिल गए, यही बहुत बड़ी बात है। अब उसको बेयरफुट, नंगे पांव नहीं चलना पड़ेगा। और ये बात ऐसे हो गई जैसे कोई सपना सच हो गया हो। ड्रीम कम ट्रू, इडियोमैटिक फ्रेज, कोई सपना सच होने जैसी बात है, फटे हुए जूते भी पहनना। अब वो गेम को बड़े ध्यान से देख रहा है। कौन सी गेम को? टेनिस की। लेकिन वो गेम तो उसके आउट ऑफ रीच है, उसकी पहुंच से बाहर है, वो तो वो सोच भी नहीं सकता। ठीक है, उसके पूरा होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन आज जब वो मिला अनीस जंग को, तो वो कहां जा रहा था? मिल्क बूथ पे, और उसके हाथ में क्या था? स्टील का कैनिस्टर। कैनिस्टर, स्टील की केतली। आपने देखा होगा ना बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे स्टील की केतली में चाय बेचते हुए, राइट, वही केतली उसके हाथ में है। और अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, अनीस जंग को बताता है कि वो एक टी स्टॉल पे काम करने लगा है। लेकिन अनीस जंग, जो कि बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही सेंसिटिव ऑथर है, उसने क्या पूछा? क्या उसे जॉब पसंद है? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों पूछा अनीस जंग ने ये बात? क्योंकि उसने देखा कि उसके चेहरे पे जो हमेशा मस्ती वाले भाव रहते थे ना, केयर फ्री अपीयरेंस जो रहती थी, वो कहीं
खो गई है। रैग पिकिंग से उसे भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन वो फिर भी खुश था, अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अब उसे नौकरी मिल रही है, उसको 800 रुपीज सैलरी भी मिल रही है, तीनों टाइम का खाना भी मिल रहा है, लेकिन उसको इसके बदले में क्या खो गया? उसका फ्रीडम। नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, उसे किसी के इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। दैट इज वाई ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। तो रैग पिकिंग में भी अच्छा नहीं था, लेकिन चाइल्ड लेबर तो उससे भी खतरनाक है फॉर द चाइल्डहुड। तो यहां पे आपकी इविल ऑफ चाइल्ड लेबर की बात हुई है और किस तरह से उन्हें ये करनी पड़ती है, क्या मजबूरी है, फाइट फॉर सर्वाइवल, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो आपको ये चैप्टर में समरी विद की पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं। अब आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो like, share and subscribe my channel and stay tuned for more such videos. Any query, do write it in the comment box. Thank you.